हे एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम CU सेट 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। लाइफ साइंसेस का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी यानी कि जो पार्ट बी होता है लाइफ साइंसेस के, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, हम वो देखने वाले हैं। सेक्शन ए यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, बी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। एंड ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ नॉट ट्रू है अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये मॉडल क्या कहता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग आई बैंड, ए बैंड एंड जो एच जोन है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बात की है। तो इनको देख लेते हैं। आई बैंड यानी कि सिर्फ क्या होगा, आई के अंदर सिर्फ एक्टिन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एच जोन होता है उसके अंदर सिर्फ मायोसिन होता है, और जो ए जोन होता है उसके अंदर पूरा मायोसिन होता है, जिसके अंदर आपका जो एक्टिन ओवरलैप हो रहा है वो भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि ए बैंड के अंदर ये पूरा मायोसिन इंक्लूड होगा, इसके अंदर एक्टिन जो ओवरलैप हो रहा है वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन एच जोन के अंदर सिर्फ वो एरिया आएगा मायोसिन का जहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। और आई बैंड को अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, कोई मायोसिन नहीं है, उसको आई बैंड कहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देना कि जो आई बैंड होता है, जैसे यहाँ पे है ये आई बैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सार्कोमियर होता है। ठीक है, आई बैंड को अगर हम देखें तो एक सार्कोमियर के अंदर सिर्फ आधा ही आई बैंड आता है, हाफ ऑफ आई बैंड। अब हमें ये देखना है कि कौन सा शॉर्ट होता है कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले आई बैंड इतना था, अभी कितना हो गया, इतना सा हो गया, तो ये छोटा हो गया, शॉर्टन हो गया। अगर हम एच जोन को देखें तो पहले एच जोन इतना था, अभी कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये भी छोटा हो जाता है। कब, जब यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है। सार्कोमियर छोटा होता है जब मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं, कंट्रैक्शन, और जब रिलैक्स होती हैं तो सार्कोमियर का साइज बड़ा हो जाता है। ए की अगर हम बात करें, ए बैंड पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है। तो ए बैंड जो होता है वो मायोसिन की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो मायोसिन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ए बैंड भी पूरा रहेगा, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शॉर्टनिंग होगी आई बैंड की एच जोन की, विच इज ट्रू, एंड कोई इफेक्ट नहीं होगा ए बैंड पे, तो ये स्टेटमेंट सही है। शॉर्टनिंग होगी आई, ए एंड एच जोन की, विच इज रॉन्ग, ए बैंड की शॉर्टनिंग नहीं होती। नो चेंज इन आई बैंड एच जोन विद शॉर्टनिंग ऑफ ए बैंड, शॉर्टनिंग नहीं होती ए बैंड की और चेंज होगा आई बैंड और एच जोन में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। शॉर्टनिंग होगी आई की और ए की शॉर्टनिंग नहीं होती और कोई इफेक्ट नहीं होगा एच जोन पे इफेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था लेकिन 3 स्टेटमेंट गलत है और एक ही स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिकली हमें ट्रू बतानी है स्टेटमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत गिवन है, इसमें नॉट नहीं आएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द की ड्राइविंग फोर्स फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज। यहाँ पे हमें की ड्राइविंग फोर्स बताना है। अगर मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर मैं इस मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कोई भी आप सोल्यूट ले सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इस मेम्ब्रेन को और थिक कर दूँ तो क्या ऐसा हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करने लग जाएंगे, और अगर थिन है मेम्ब्रेन तो यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर मेम्ब्रेन थिक होगी तो मूवमेंट पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, बट वो मूवमेंट होनी चाहिए पहले इफेक्ट के लिए। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ाने से मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी, तो हमें यहाँ पे की ड्राइविंग फोर्स बताना है जिसकी वजह से मूवमेंट क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। डिस्टेंस की वजह से भी स्टार्ट नहीं होगी, मॉलिक्यूलर साइज की वजह से भी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो लो टू हाई टू लो मूव करेगा। हाई है यहाँ पे और ये लो है, तो ये जो सोल्यूट है, जो भी आपका सोल्यूट आपने लिया है यहाँ पे, वो हाई टू लो मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ग्रेडियंट बना है। ग्रेडियंट यानी कि एक जगह पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, एक जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी वजह से मूवमेंट शुरू होती है। हालांकि ये फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, बट मूवमेंट शुरू कौन करेगा, ड्राइव कौन करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Next question, that dash enzyme catalyzes the conversion of fructose to fructose 6-phosphate, requires dash as cofactor। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फ्रुक्टोज को जब आप फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो या फिर फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, 1,6, तो उसके लिए जो एंजाइम लगता होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और
कोफैक्टर होता है Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया जब आप ये वाली रिएक्शन करते हो। आपने ये वाला स्टेप ग्लाइकोलिसिस में देखा होगा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये स्टेप हम देखते हैं, यहाँ पे ATP भी यूज़ होती है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का कि ये 2 स्टेप्स होते हैं जहाँ पे ये काम करता है। इसके बाद आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। अगर हम इसको देखें ना, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, तो इसके अंदर इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज FBPase 2। इसका मतलब होता है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2। तो ये जो आपका एंजाइम है, ये एक तरीके से 2 डोमेन होते हैं इसके। अगर मैं दिखाऊं इसके 2 डोमेन, तो ये रहे, एक तो ये यहाँ पे काइनेज की तरह काम करता है और दूसरा ये यहाँ पे फॉस्फेटेज की तरह काम करता है। काइनेज की तरह काम करता है यानी कि यहाँ पे ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। फॉस्फेटेजेस का काम क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे रिमूव। तो इसके अंदर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर सेकेंड पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा काइनेज, और FBPase जो है वो रिमूव कर देगा फॉस्फेट ग्रुप को सेकेंड पोजिशन से, वापस से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। तो ये वाला काम कौन करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये दोनों ही काम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ये वाली जो कन्वर्जन है ये कौन करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 करता है, और Mg2 पॉजिटिव को वो एज अ कोफैक्टर यूज करता है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परवेपोरेशन से रिलेटेड। परवेपोरेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें 2 टर्म आ रही है, एक आ रही है पर और एक आ रही है वेपोरेशन, है ना। पर का मतलब क्या हो गया, परमिएशन, और वेपोराइजेशन यानी कि यहाँ पे इवेपोरेशन होगा और वेपर्स बनेंगे। किसके वेपर्स बनेंगे, लिक्विड के। तो ये लिक्विड्स को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, जिसको अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिक्विड फीड जाता है, ये जो फीड है ये एंटर करेगा और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें जाएंगी, यहाँ आएंगी और यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बन के परमेट की तरह ये बाहर आ जाएगा। तो वेपर्स जब बनेंगे तो ये परमेट की तरह बाहर आएगा। तो जो बाहर आ रहा है उसे परमेट कह रहे हैं, जो अंदर जा रहा है उसको फीड कह रहे हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है, इसके थ्रू कौन कितना डिफ्यूज़ हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजिविटी कितनी है उस मॉलिक्यूल की, यहाँ से यहाँ जाने की टेंडेंसी कितनी है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन पहले वेपराइज होगा कौन बाद में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो सेपरेशन है कंपोनेंट्स की वो हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रेट कितना है, तो ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और डिपेंड कर रहा है डिफ्यूजिविटी के ऊपर, मेम्ब्रेन के थ्रू जो मॉलिक्यूल है वो कितने जल्दी डिफ्यूज़ करें। लिक्विड की हम बात करें, कौन जल्दी डिफ्यूज़ कर रहा है, वेपर कौन पहले बन रहा है, और फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। ये जो डिफ्यूजिविटी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो कंपोनेंट पे भी डिपेंड करेगी जो चीज़ सेपरेट हो रही है उस पर, और एक मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करेगी कि मेम्ब्रेन हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर बिकॉज। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं उसको देखने से पहले हम एक बार इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारा बैक्टीरिया, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का होता है। दूसरी चीज़, ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है ये 2 तरीके का होता है एग्रोबैक्टीरियम, एक तो होता है ट्यूमिफिशंस, एक होता है राइजोजीन। राइजोजीन के अंदर RI प्लाज्मिड होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, प्लाज्मिड के बारे में। RI के नहीं, TI के बारे में हम बात करेंगे। ये इसके अंदर होता है, इसके अंदर TI प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर RI प्लाज्मिड होता है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होता है उसे क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं, और इसकी वजह से हेयरी रूट हो जाता है प्लांट के अंदर। तो प्रोसेस को अगर हम देखें, ओके हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट है गोल गोल। इस प्लास्टिड को हम रिमूव करते हैं, ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा रीजन, इसे बोलते हैं हम TDNA। तो इस प्लाज्मिड के अंदर TDNA प्रेजेंट है, उस TDNA में कट लगा के हम अपना जीन जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ये क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब इसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करना अलाउ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। जब ये इन्फेक्ट करेगा इस प्लांट सेल को, तो उस सेल को हम कल्चर करेंगे, कैलिस बनाएंगे एंड देन प्लांट ग्रो करेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो प्लाज्मिड है, या जो प्लाज्मिड है TI प्लाज्मिड अगर मैं कहूँ, ये भी नहीं, ये वाला जो प्लाज्मिड है, अगर हम इसको यहाँ पे जूम करके देखें तो ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक
ये पूरा टीडीएनए का रीजन है जिसके अंदर ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ओपाइन सिंथेसिस के जीन्स हैं, और एक रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है जिसको हम विर रीजन कह रहे हैं, जिसके अंदर विर जीन्स प्रेजेंट है। कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? ये ए से लेके एच तक। इन विर जीन्स का क्या काम होता है कि ये ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करते हैं। किस चीज़ का ट्रांसफ़र? इसका टीडीएनए को ट्रांसफ़र भी तो करना है ना प्लांट के अंदर, ताकि वो जीनोम के साथ जाके अटैच हो जाए। तो वो ट्रांसफ़र कराने का काम विर जीन्स करते हैं, और इसीलिए ये विर जीन्स इंपॉर्टेंट है ताकि टीडीएनए जाए। अब टीडीएनए क्यों भेजना है हमें? क्योंकि हम इस टीडीएनए के अंदर यहाँ पे या कहीं भी अपना जो जीनोम है, इंटरेस्ट का डीएनए, वो इंसर्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे याद होगा, टीडीएनए के अंदर एक कट लगाया था और अपना जो जीन है जो हमें चाहिए प्लांट के अंदर, वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था। तो अगर टीडीएनए प्लांट के अंदर जाएगा तो फिर हमारा जीन भी एक्सप्रेस हो जाएगा और हमें प्रोटीन वगैरह जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर विर जीन्स होते हैं जो कि टीडीएनए के ट्रांसफर में हेल्प कर देते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, SMC इनको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंडेंसेंस एंड कोहेसिन्स बनाते हैं। ठीक है, ये 6 तरीके के होते हैं, 1 से लेकर 6 तक यूकैरियोट्स के अंदर। वैसे ये सबके अंदर पाए जाते हैं बट यूकैरियोट्स के अंदर 6 टाइप के होते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसका ये एक मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक हिंज रीजन है, 2 कॉइल रीजन्स है, यहाँ पे वॉकर ए डोमेन है, वॉकर बी डोमेन है। ठीक है, ये एन टर्मिनल पे होता है, ये सी टर्मिनल पे होता है। ये वाला जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है, और ये वाला जो होता है ये कैटालिटिक होता है। याद करने में मुश्किल नहीं होगी, सी फॉर सी टर्मिनल, सी फॉर कैटालिटिक। ठीक है, ये इसका मोनोमर स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, ये फोल्ड हो जाता है। फोल्ड कैसे होता है? ये जो एन रीजन है और जो सी रीजन है ये आपस में साथ में आ जाते हैं, और जो हिंज रीजन है वो यहाँ पे ऐसे रहता है। इसके अलावा जो कॉइल वाला रीजन है वो ऐसे करके वो कॉइल हो जाता है। ठीक है, ये एन हो गया, ये सी हो गया। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं कि ये एटीपी हाइड्रोलिटिक डोमेन है जब एन और सी साथ में आते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर? मेनली ये जो SMC मॉलिक्यूल्स है ना, ये मिलके कंडेंसिन बनाते हैं और ये मिलके कोहेसिन भी बनाते हैं। जैसे SMC 2 और 4 मिलके कंडेंसिन बनाते हैं, 1 और 3 मिलके कोहेसिन बनाते हैं। कंडेंसिन का क्या काम होता है? जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है अभी साइज में, राइट। अगर इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये कंडेंसेंस प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको कंडेंस करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा साइज में छोटा हो जाता है, कंडेंस कर देते हैं उसको, है ना, हाईली कंडेंस। और जो कोहेसिन होता है इसका क्या काम होता है? जब रेप्लिकेशन होती है उसके तुरंत बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो इनके यहाँ पे बीच में ऐसे कोहेसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे इनको बाइंड करा के रखने में हेल्प करता है। अदरवाइज ऑल्सो जो यहाँ पे बीच में सेंट्रोमेरिक रीजन होता है, यहाँ पे इधर भी कोहेसिन नहीं है। कोहेसिन क्या करता है? सिस्टर क्रोमैटिड को साथ में एकदम लिंक करके रखता है जब रेप्लिकेशन होती है ना उसके इमीडिएटली बाद में। तो SMC 2 और 4 हमें चाहिए होगा कंडेंसिन बनाने के लिए, ये फिक्स रहता है, एंड 1 और 3 हमें चाहिए होगा कोहेसिन बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ नॉन SMCs होते हैं, जैसे SCC1 और SCC3 हो गया आपका कोहेसिन के लिए, एंड यहाँ पे आपका हो गया H हो गया, D2 हो गया, G हो गया फॉर कंडेंसिन। ये अगर आपको पढ़ना है तो ये पाथफाइंडर में गिवन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर SMC आर कंडेंसिन एंड कोहेसिन, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इन अ सेल डिपेंड्स ऑन। न्यूक्लियर पोर कितने होंगे एक सेल में, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर पोर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये न्यूक्लियस है, अगर ये सेल है तो यहाँ पे ये पोर है, कोई भी चीज़ बाहर जा रही है अंदर जा रही है न्यूक्लियस के अंदर, वो चीज़ रेगुलेटेड होती है। तो जीनोम का जो एक्सेस है वो कौन कराता है? NPCs कराता है। तो अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? NPCs ज़्यादा करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो G1 फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है, उनके बीच में मुझे ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा करानी है, तो वहाँ पे NPCs ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर मान लो oocyte है, oocyte के अंदर RNA का लेवल बहुत ज़्यादा बनता है, तो मुझे वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा चाहिए, और मुझे अगर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए मुझे NPCs ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी कैसी है उस सेल की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर पोर कितने होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन।
देन ऑप्टिकल डेंसिटी इज बेस्ड ऑन, जब आप ओडी कैलकुलेट करते हो तो आप क्या देखते हो कि इंसिडेंट कितनी रही लाइट और ट्रांसमिटेड कितनी रही, है ना, कितनी इंसिडेंट थी फिर वो स्कैटर करती है, फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सी ट्रांसमिटेड मिली थी। तो ये जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है इसके ऊपर बेस होती है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। लोएस्ट यील्ड ऑफ एटीपी इज अचीव्ड इन, अगर हम बात करें एरोबिक और एनारोबिक की बात करें तो एरोबिक के अंदर वो सारा ईटीसी वाला प्रोसेस आता है, उसके बाद एटीपी बनती है, तो भर भर के एटीपी होती है हमारे पास, राइट। एनारोबिक की अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रोसेस होता है एनारोबिक का, इसके अंदर अगर आप देखो तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद पायरुविक को अगर ऑक्सीजन नहीं है उस केस में या तो ये वाली फर्मेंटेशन कर देते हैं लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर देते हैं तो दोनों फर्मेंटेशन ही। तो हम ये कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरोबिक में भर भर के एटीपी बनता है और जब एनारोबिक होती है तो एटीपी कम बनता है। कहाँ पे बन रहा है एटीपी, सिर्फ यहाँ पे नेट एटीपी हमें मिलता है, कितना, 2, है ना। उसके बाद तो प्रोसेस होता ही नहीं, उसके बाद ये हो जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड मिलता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें इथेनॉल और CO2 मिलता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि कम किस में मिलता है, दोनों में ही मिलता है 1 और 2, तो ऑप्शन 4 हो गया। देन वी हैव सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि SARS-CoV-2 जो है वो कौन को कॉज करता है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने आपसे जीनोम पूछा हुआ है कि कैसा जीनोम होता है उसका। ये टेबल आपको गिवन है, DNA भी हो सकता है वायरसेस का जीनोम, RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस ये भी हो सकता है। और यहाँ पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला, तो ये आप लिस्ट देख सकते हो। कोरोना वायरस का पूछा था तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इनके जीनोम में और पॉजिटिव होता है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। Then we have purity of DNA samples can be checked by measuring the ratio of absorbances at 260 and 280 nanometer. For a pure DNA sample, the ratio should be. तो यहाँ पर आपसे बात करें एब्जॉर्बेंस के बारे में। एब्जॉर्बेंस अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एब्जॉर्बेंस अगर हम देखें तो DNA की और प्रोटीन की हम पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। DNA एब्जॉर्बेंस शो करता है 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे और ये शो करता है 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं तो ये शो करते हैं 205 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। DNA जो एब्जॉर्प्शन शो करता है वो बेसिस की वजह से करता है क्योंकि उसके पास एरोमेटिक बेसिस प्रेजेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्रोटीन किसकी वजह से, Y, W एंड F, जो ये अमाइनो एसिड होते हैं यानी कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलैनिन, मेनली इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से कम होता है F की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया कि एब्जॉर्बेंस शो करते हैं वगैरह। अगर DNA का आपसे पूछें, DNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है, डबल स्ट्रैंडेड कम एब्जॉर्बेंस शो करता है। इन डिटेलिंग के अलावा अगर आपसे रेशियो की बात करें तो रेशियो आपको जो लर्न रखना है वो ये है कि अगर आप 260 टू 280 का रेशियो ले रहे हो, अगर ये रेशियो आपका 1.80 आता है तो आप ये कह दोगे कि जो आपका DNA है वो कैसा है, वो प्योर है। पर अगर रेशियो लेस देन 1.80 आ रहा है यानी कि लो रेशियो आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर कंटामिनेशन है, ठीक है। कंटामिनेशन लो क्यों आ रहा है जब कंटामिनेशन है, क्योंकि अगर ये रेशियो कम आ रहा है यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर यानी 280 नैनोमीटर और 280 पे कौन शो करता है, प्रोटीन। तो यानी कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर प्रोटीन कंटामिनेशन है अगर रेशियो 1.80 से कम आ रहा है तो, ठीक है। तो DNA सैंपल को अगर मुझे प्योर कंसिडर करना है तो उसके लिए रेशियो क्या होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए। एक और चीज़ आप देखना है यहाँ पे, एक रेशियो होता है 260 से 230 का रेशियो। अगर ये रेशियो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 आ गया तो यानी कि मेरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्योर है, और अगर मान लो ये रेशियो जो है वो लेस देन 2 आ रहा है तो फिर कैसा है, इम्प्योर है मेरा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ रेशियोज हैं जो आपको लर्न रखना है। ये वाला आपसे पूछा गया था 1.80 आना चाहिए अगर DNA प्योर है, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। देन वी हैव की प्रोटीन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन की जब हम बात करें तो यहाँ पे एक C3 गिवन है और ये वाले गिवन है 5, 8 एंड 9।
आपको पता होगा MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये बनाते हैं कौन कौन, C5b, देन वी हैव 6, 7, 8 एंड ये इतने सारे 9, पॉली 9। तो ये वाले सारे मिलके 5 से लेके 9 तक ये सब मैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनको एक्टिवेट करता है C3। C3 इसको बनाता है, मतलब होता क्या है, C3 कन्वर्टेज इसके साथ C3b मिल जाता है और ये क्या बनाता है, C5 कन्वर्टेज। और ये C5 कन्वर्टेज C5 को क्लीव कर देता है C5a एंड C5b में। और ये जो C5b है ये क्या करता है, ये C5b यहाँ पर जाके काम करता है ऐसे, ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने में। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, ये जो बैक्टीरिया है ना उसकी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर क्रिएट कर देता है। उस पोर की वजह से जो ऑस्मोलाइसिस होती है उसकी वजह से उस पैथोजन की डेथ हो जाती है। पैथोजन की मेम्ब्रेन में होता है इस सारा काम, ठीक है। जैसे क्लासिकल होता है उसके अंदर C3 कन्वर्टेज क्या होता है, C2a C4b, और जो लेक्टिन होता है उसके अंदर भी C2a C4b, एंड जो ऑल्टरनेट होता है उसके अंदर C3b कैपिटल B स्मॉल b, उसके साथ मिलता है C3b और C5 कन्वर्टेज बनाता है। तो मेन हमारा C3 होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा था कि की प्रोटीन कौन सा है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए, तो C3 होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देन वी हैव 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ये किसका इंटरमीडिएट है, ये एंटनर डिओड्रॉफ पाथवे का इंटरमीडिएट है। अगर आप इस एंटनर डिओड्रॉफ पाथवे को देखोगे ना तो ये हमारा पाथवे समवट ग्लाइकोलिसिस जैसा है, समवट, बट इसके अंदर जो एनर्जी हमें मिलती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये हमारा KDPG है जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, और ये हमें मिलता है एंटनर डिओड्रॉफ पाथवे में, ये ED पाथवे है, ठीक है। ये पूरा पाथवे क्या पाथवे है, ये ED पाथवे, एंटनर डिओड्रॉफ। ये EMP पाथवे किसको हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर आप इस पाथवे के अंदर देखो तो एक ATP यूटिलाइज हो रही है, 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि नेट ATP कितना आया, 1। एक NADPH भी मिल रहा है और एक NADH भी मिल रहा है, तो 1 NADPH 1 NADH। पर ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, 2 ATP मिलते थे नेट, है ना, और हमें क्या मिलते थे, 2 NADH मिलते थे। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, स्टेप्स के भी डिफरेंसेस हैं, इसमें एंजाइम्स भी डिफरेंट है, बट ओवरऑल वही है कि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है, ठीक है। सो एंटनर डिओड्रॉफ पाथवे के अंदर ये 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इंटरमीडिएट की तरह हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव ऑर्गेनल एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। देखो यार, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर जो डिफरेंसेस, एक तो क्लोरोप्लास्ट का है और एक सेल वॉल का है। ये किसके अंदर देखने को मिलती है, ये प्लांट्स के अंदर मिलती है सिर्फ। लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम किसके अंदर देखने को मिलता है, ये एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है मेनली, है ना। और प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ये रेयर होते हैं प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा जो सेंट्रियोल है जो कि यहाँ गिवन है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, सिर्फ एनिमल्स के अंदर, ये वाला सिर्फ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला किस में देखने को मिलता है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी है। जो एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, सेंट्रियोल, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर नहीं मिलता। क्लोरोप्लास्ट, ब्रैकियोल्स, लाइसोसोम्स, ये सब प्लांट के अंदर मिलते हैं, ये कम मिलते हैं बट मिलते हैं, ठीक है। देन वी हैव 70S राइबोसोम, ये बना होता है 50S का 30S का। इसमें ये याद रखना कि 70S में जो S है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये स्वेटबर्ग के लिए स्टैंड करता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे ये डिपेंड ज़रूर करता है बट इट स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग, ठीक है। 80S का पूछें तो ये किससे बना होता है, 40 से एंड 60 से। यहाँ पे 70 का पूछा था, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन RNA इंटरफेरेंस, इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे, आप miRNA पढ़ते हो, आप siRNA पढ़ते हो, आप piRNA पढ़ते हो, shRNA होता है, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इसके अंदर पढ़ते हो, इसको आप पाथफाइंडर से कर सकते हो। इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, एक तो ड्रोशा होता है, ठीक है, एक ये एंजाइम है DGCR8, देन वी हैव डाइसर, देन वी हैव आर्गोनॉट प्रोटीन जो कि रिस्क का पार्ट होता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल pre-miRNA को यहाँ पे बाहर लेके आने के लिए एक्सपोर्टिन 5 का यूज़ होता है, ठीक है। डाइसर फिर इसको मैच्योर miRNA में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ड्रोशा
एंड जो डाइसर है ना, ये एंजाइम्स कौन से होते हैं? ये RNase 3 होते हैं, क्लीव करते हैं ये RNA को, ठीक है। इसके अलावा रिस्क के अंदर आर्गोनॉट प्रोटीन होता है, एक्सपोर्टिंग 5 मैंने बता दिया। प्लांट के अंदर थोड़ा डिफरेंट केस होता है, उनके अंदर DCL1 होता है जो कि इन दोनों का ही रोल प्ले कर देता है। और ये जो है ये वाला मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसी के जैसा काम करने वाला पाशा होता है जो कि ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा था कि कौन सा एंजाइम है जो RNAi में इन्वॉल्व होता है? डाइसर इन्वॉल्व होता है। इनमें से सिर्फ डाइसर का नाम है, बाकी जो है ये सब नहीं इन्वॉल्व होते हैं इंटरफेरेंस में। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूक्रोमैटिन। आपने पढ़ा होगा यूक्रोमैटिन होता है, हीट्रोक्रोमैटिन होता है। यूक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रू होता है, मतलब एक तरीके से ये कम कंडेंस्ड होता है और ये लाइटली स्टेन्ड होता है। ये वाला ज़्यादा कंडेंस्ड होता है और ये डार्कली स्टेन्ड होता है। अब ये क्योंकि ज़्यादा कंडेंस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ प्रोटीन्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? साइलेंट होता है। और ये इतना कंडेंस नहीं है तो इसके साथ प्रोटीन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होता है? ये एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्रोमैटिन से रिलेटेड नॉट ट्रू पूछा हुआ है, तो अगर हम देखें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ये लेस कंडेंस्ड होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे बार बॉडी की बात की गई है। बार बॉडी क्या होता है? जब आप हीट्रो को देखते हो ना तो हीट्रो दो तरीके का होता है। एक आपका होता है फैकल्टेटिव एंड दूसरा आपका होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। तो जो फैकल्टेटिव होता है वो ऐसा होता है कि पहले वो यूक्रोमैटिन था और अब वो हीट्रो बना दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव यानी कि ये परमानेंट है, ये परमानेंटली इनएक्टिव होता है या परमानेंटली कंडेंस्ड होता है, ये नहीं लिखते कंडेंस्ड, ठीक है। ये पहले यूक्रोमैटिन था, अब हीट्रो बन गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? बार बॉडी। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक को कंडेंस कर दिया जाता है, उसको बार बॉडी कहते हैं। तो ये जो बार बॉडी है ये अब हीट्रो है, पहले यू क्रोमैटिन थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हीट्रो का एग्जाम्पल होता है, यू क्रोमैटिन का ये एग्जाम्पल नहीं होता। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत होगी, तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। देन वी हैव ग्लूकोज सेंसर्स यूटिलाइजेज डैश एज बायोरिसेप्टर्स। अगर आप बात करो ग्लूकोज सेंसर्स की तो ये क्या होते हैं? बायो सेंसर्स होते हैं जो पता लगाते हैं कि हमारे जो सैंपल है उसके अंदर ग्लूकोज का कितना लेवल है, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ टर्म्स होती हैं जैसे एनालाइट, ठीक है, जैसे कि बायो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है? एनालाइट यानी जिसको आप डिटेक्ट करो, जो कि यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज। बायोसेंसर्स के अंदर ये टर्म्स यूज़ होती हैं तीनों, और ग्लूकोज सेंसर एक बायोसेंसर है। तो ये तो एनालाइट तो हो गया जिसको आप डिटेक्ट करो यानी ग्लूकोज, और बायो रिसेप्टर यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इस ग्लूकोज के साथ इंटरेक्ट करेंगे और रिएक्शन होगी, जिसका रिएक्शन का रिजल्ट हमें ट्रांसड्यूसर्स देते हैं। बेसिकली ये तो कलर देते थे पहले, आजकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जनरेट होने लगे हैं जिसको फिर डिजिटलाइज करके हमें बता देते हैं कि इतना ग्लूकोज आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो अब इन्होंने पूछा है कि बायो रिसेप्टर की फॉर्म में हम किस किस को यूज़ कर सकते हैं। तो बायो रिसेप्टर की फॉर्म में अगर हमें यूज़ करना है ग्लूकोज सेंसर में, तो ये कुछ लिस्ट है। कुछ ऑक्सीडेजेस होते हैं, कुछ डिहाइड्रोजनेजेस होते हैं, जैसे कि NAD, FAD, PQQ, ये सारे के सारे डिहाइड्रोजनेज होते हैं। तो ऑक्सीडेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, डिहाइड्रोजनेजेस भी। सो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Then we have which of the following is not true for master regulatory transcription factor। देखो master regulators क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे genes होते हैं जो कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एनकोड करते हैं, यानी इन जीन्स की जब प्रोसेसिंग होगी पूरी की पूरी पाथवे चलेगा, डोगमा चलेगा, सेंट्रल डोगमा, तो उससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनेंगे और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ और जीन्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये वाले जो जीन्स हैं ये सबसे पहले बन रहे हैं ना, ये कैसे बन रहे हैं? बिगिनिंग में बन रहे हैं, एकदम शुरू में। दूसरी चीज़ ये स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिकली तो काम नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक जीन्स ही होते हैं जैसे कि आपका OCT4 हो गया, NanoG हो गया, ठीक है, SOX2 हो गया। ये कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि प्लोरीपोटेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे कैसे हो गए? ये मास्टर रेगुलेटर हो गए, स्पेसिफिक होते हैं और ये एक सेल फेट को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी तीनों सेंटेंसेज हैं ये ट्रू हैं। एक तो ये बिगिनिंग में बनता है, स्पेसिफिक होता है और ये सेल फेट डिटरमाइन करता है। गलत क्या है इसमें कि ये जो है सेल के
टाइप को डिफाइन करने में एंड में बनता है। एंड में बनेगा तो फिर मास्टर रेगुलेटर कैसे होगा, एंड में नहीं बनता। तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ वाली ये गलत है एंड हमसे पूछा गया था नॉट ट्रू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप मेनली डिपेंड्स ऑन। देखो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मैंने बनाए हैं 2 बट अभी दिख नहीं रहे ना 2 अलग अलग ये वाले दोनों पॉइंट्स। तो अगर कोई माइक्रोस्कोप इनको दूर दूर करके दिखा पा रहा है तो वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। अगर मान लो कोई एक माइक्रोस्कोप इतनी दूर दूर करके दिखा रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस, तो ये वाली जो रिजॉल्विंग पावर है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। बट हैं दोनों रिजॉल्विंग पावर ही कि हम 2 पॉइंट्स को कितना डिस्टेंटली या कितना डिफ्रेंशिएट करके दिखा पा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंटली दिखा पा रहे हैं। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर होता है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है 0.61 लैम्डा एन साइन अल्फा। लैम्डा वेवलेंथ हो गई, एन यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अल्फा यानी कि क्या हो गया आपका एंगुलर अपर्चर। एक टर्म है एंगुलर अपर्चर, एक टर्म है हमारी न्यूमेरिकल अपर्चर, जो कि यहाँ पर भी गिवन है न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। इसको भी देखेंगे हम। एंगुलर अपर्चर देखते हैं पहले। ये अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पे मेरा स्पेसिमेन है, ठीक है, यहाँ स्पेसिमेन से इस पे लाइट गई, ये मेरा स्पेसिमेन है यहाँ पे, ठीक है, लाइट गई और ये मेरा नॉर्मल है। तो ये जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल और इस लाइट के जाने के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा कहते हैं और इसको साइन अल्फा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मैं ऑयल अप्लाई कर दूँ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, ये सिंपल है। अगर मैं इसका डिस्टेंस डिक्लाइन कर दूँ तो इंक्रीज़ हो जाएगा ये, ठीक है, अल्फ़ा। और अगर मैं ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये थिक ले लूँ तो भी ये इंक्रीज़ हो जाएगा अल्फ़ा। अब बात ये करनी है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली बात है वो इस पे भी डिपेंड करती है, एंगुलर अपर्चर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन जो इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा है ना एन साइन अल्फ़ा, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि बेसिकली रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, किसके ऊपर, एन साइन अल्फ़ा के ऊपर, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए सी यू सेट 2021 के। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।